जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, जो अभी का ये हमारा सेशन है ये होने वाला है पॉलिटी का। और पॉलिटी के अंदर जो आप लोगों की कौन सी वाली पॉलिटी, जो आपके यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो भी आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है उसे हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पर दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लियर है। और तीसरा, हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये सारी चीज़ें हम अभी तक की जो क्लासेस हुई है हमारी उन सभी में देख चुके हैं। राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए और स्वामी विवेकानंद जी हो गए, क्लियर है। आज की जो हमारी क्लास होगी, जो चीज़ जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है वो क्या चीज़ है, वो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, ठीक है। ये सिलेबस भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें कर रहे हैं। जो आपका यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पॉलिटी में सब सिलेबस दिया है, एक एक पॉइंट हम उसका कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, या आप यूँ कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास आप लोग उसे कह सकते हैं। तो क्या आप लोग हेडिंग डालनी है, आप लोगों ने हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विकास, इसे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। और फिर जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है उन्हें हम यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है अगर कि जो मध्यकाल था, ठीक है, मध्यकाल में क्या बात आप लोग ध्यान रखनी है। मध्यकाल जो था, मध्यकाल में जो आपकी राजकीय भाषा थी, ठीक है, कौन सी भाषा, राजकीय भाषा थी, वो कौन सी थी, तो राजकीय भाषा हमारी उस टाइम हुआ करती थी फारसी। कौन सी हुआ करती थी, फारसी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए, अब हमें जरूरत क्यों पड़ी, जो ये अंग्रेजी शिक्षा है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। जो ये अंग्रेजी शिक्षा है इसकी आखिरकार हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ये अंग्रेजों को इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके पीछे उनका एम क्या था, उनका एम ये था कि वो जितने भी उनके यहाँ पर भारत में प्रशासनिक कार्य होते हैं उन प्रशासनिक कार्यों में, क्या लिखेंगे आप लोग, प्रशासनिक कार्यों में उन्हें भारतीयों की मदद मिल सके, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की उन्हें क्या मिल सके, मदद मिल सके, इसलिए, ठीक है, मिल सके, इसलिए वो क्या चाहते थे कि भारत में क्या हो, अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए आगे आप लोगों ने क्या बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका एक शख्स है जिनका नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स जो हुए, जो उस टाइम पे भारत के क्या थे, गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, ये वारेन हेस्टिंग एक काम करते हैं, ये 1781 में, कब की बात है, 1781 में कलकत्ता में, ध्यान रखना आप लोगों ने, कहां पर, कलकत्ता में ये एक मदरसा की स्थापना करते हैं। कहां पर करते हैं, मदरसा की ये स्थापना करते हैं, ठीक है। और यहां पर जो मदरसा के अंदर क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, 1781 में
इन मदरसों में एक तो अरबी पढ़ाई जाएगी और दूसरी आपकी फारसी पढ़ाई जाएगी। क्लियर है? अरबी और फारसी। हम भारत में शिक्षा का विकास भी पढ़ रहे हैं और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजों में आप लोग अंतर समझना। एक तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास तो हमने पढ़ना है क्योंकि वो तो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, लेकिन साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भारतीय शिक्षा का विकास है उस टॉपिक को भी इसी टॉपिक के अंदर कंप्लीट करने का काम करेंगे, जिससे हमारे एक साथ क्या हो जाएंगे, दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या देखा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, जो मध्यकाल में राजकीय भाषा हुआ करती थी हमारी, वो क्या हुआ करती थी, फारसी हुआ करती थी। क्लियर है? लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को लाने का क्या एम था अंग्रेजों का, वो उनका बस इतना ऐसा एम था कि वो प्रशासनिक कार्यों में जो हम भारतीय हैं उनकी वो क्या ले सके, मदद ले सके। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये क्या करते हैं, 1781 में कलकत्ता के अंदर मदरसे की स्थापना करते हैं, जहां पर क्या की जाएगी, जहां पर आपका अरबी और फारसी क्या होनी है, पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जहां पर क्या होगा, जहां पर एक आपकी अरबी और एक आपकी फारसी पढ़ाई जाएगी। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए आगे आगे जो बात है वो क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए 1791, अब सीधा आप लोगों को आना है कौन से सन पे, 1791 पे आना है। अब देखिए 1791 में क्या चीज होती है, एक शख्स है जिनका नाम है जोनाथन डंकन। ठीक है, क्या नाम है, जोनाथन डंकन जिनका नाम है। और इन जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में, ठीक है, कहां पर, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय क्या किया जाता है, जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय, ठीक है, संस्कृत विद्यालय की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविद्यालय कब खोला बनारस में, तो आप क्या कहेंगे कि इनके द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय कब खोला जाता है, आपके 1791 में खोला जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए भाई अगली चीजें, अब आप लोग सोच रहे होंगे मास्टर जी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिख रहे हैं। टेढ़ा टेढ़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐसे में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है इस पीपीटी में, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, नहीं तो आप थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। ठीक है, अब देखिए 1784, इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है एक सन 1784 में जो आपके विलियम जोन्स है, कौन है, विलियम जोन्स जो हैं, ये क्या करते हैं कलकत्ता में, ठीक है ध्यान रखना, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में क्या करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कहां पर करते हैं, तो आप लिख पे लीजिए, कलकत्ता में करते हैं। क्लियर है? और इनके द्वारा यहां से एक पत्रिका भी निकाली जाती है, जिस पत्रिका का क्या नाम है भाई, जिस पत्रिका का नाम है आपका एशियाटिक रिसर्चेज। ठीक है, क्या है, एशियाटिक रिसर्चेज। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, और इसमें इसका जो विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, इसका जो अगर हम एम की बात करें कि आखिरकार इसका एम क्या था, ठीक है, अगर हम इसका एम की बात करें कि इस सोसाइटी का एम क्या था, तो इसका एम क्या था कि भारत के, ठीक है, भारत के अतीत को जानना, ठीक है, भारत के अतीत को जानना, अतीत को जानना इसका क्या था, एम था। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलिए, अब देखिए कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और चीजें क्या है, देखिए अब आप जानते हो कि भागवत गीता है, ठीक है, जो हमारी भागवत गीता है, इस भागवत गीता का आपसे कई बार प्रश्न बन चुका है और बनने की संभावना है कि भागवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट, ठीक है, किसमें आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। कब? 1784 में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है, 1784 में, किसका, भागवत गीता का। और इसका ट्रांसलेट कौन 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 करते हैं, कौन क्या शख्स है, उनका नाम वो है चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट क्यों करते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट इसलिए करते हैं कि वो क्या कर सके, जो भारत का जो शास्त्र है उसे वो जान सके, ठीक है, भारत के ज्ञान को वो समझ सके। क्लियर है?
अब देखिए उसके अलावा हितोपदेश आपको लिखना है, हितोपदेश। अब देखो ये हितोपदेश जो है ये किसके द्वारा रचित है, ये रचित है आपका नारायण पंडित के द्वारा। किसके द्वारा रचित है, नारायण पंडित के द्वारा है। और इसका भी ठीक है, इसका भी 1787 में, कब की बात है, 1784 में तो ये भागवत गीता का ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस, और हितोपदेश का ये करते हैं जो नारायण पंडित जी के द्वारा लिखित है, इसका ये ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। कब करते हैं, आपका यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, इंग्लिश में कब करते हैं, कौन, 1787 में, और कौन करते हैं, यही चार्ल्स विल्किंस जो है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई कि चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भागवत गीता का तो अंग्रेजी ट्रांसलेट 1784 में किया जाता है। ठीक है, और हितोपदेश जो कि नारायण पंडित जी के द्वारा लिखित है 1787 में, इंग्लिश ट्रांसलेट भी इसका चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए चार्ल्स विल्किंस की बातें आप लोगों ने ध्यान रख ली। ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़िए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी जितना मैं समझता हूं। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप लोग, आगे क्या बात है, आगे देखिए। अब आएंगे आप लोग, एक बहुत जबरदस्त ग्रंथ है हमारे यहाँ का जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसका नाम है, लिखेंगे आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखिए, अब सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है ये किसकी रचना है, तो ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। अब जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका, ठीक है, इसका ट्रांसलेट 1789 में कब करते हैं, 1789 में करते हैं। कौन करते हैं, आपके विलियम जोन्स। कौन करते हैं भाई, विलियम जोन्स। इस शख्स का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये तो कर लिया। ठीक है, उसके अलावा ये विलियम जोन्स जो है एक और काम करता है, आपको पता होगा, एक और ग्रंथ है हमारे यहाँ पर जिसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है, गीत गोविंद। और इस गीत गोविंद की जो रचना की गई थी वो की गई थी जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा की गई, जयदेव के द्वारा। अब जो ये गीत गोविंद है इसका ट्रांसलेट 1792 में, ठीक है, 1792 में कौन करते हैं, यही विलियम जोन्स करते हैं भाई। ठीक है, ये सारे पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छे से इन्हें नोट्स डाउन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्लास आप लोग देखिए, पीडीएफ तो खैर मैंने आप लोगों को देनी है। ठीक है, 1789 में विलियम जोन्स क्या करते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा लिखित है 1792 में, विलियम जोन्स इसका क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ऐसी मैं क्या करता हूं, आपका आपसे ये करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने इतनी चीजें ध्यान रख ली होगी। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपकी मनुस्मृति है, ठीक है, मनुस्मृति है, इसका भी अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, 1792 में ही इसका ट्रांसलेट कर दिया जाता है इंग्लिश में। और वो किस नाम से आती है, इसको दो चीज, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं, इसको एक तो बोला जाता है इंस्टीट्यूट्स ऑफ द हिंदू लॉ, इंस्टीट्यूट्स ऑफ द हिंदू लॉ, और दूसरा इसको बोलते हैं आपका अकॉर्ड ऑफ जेंटुलॉज। ठीक है, अकॉर्ड ऑफ जेंटुलॉज इसे कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं क्या करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए भाई, इतनी चीजें समझने के बाद, ठीक है, ये ऊपर से जो पूरी चीजें बताई मैंने आप लोगों को, ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास से लेकर एक बार पूरा का पूरा हम क्या ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जो मध्यकाल में जो हमारी राजकीय भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं तो अंग्रेज क्या चाहते हैं
कि हमें प्रशासनिक कार्यों में क्या मिल सके, भारतीयों की मदद मिल सके। और यही कारण रहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। अब देखिए, अगर इनको पहले अगर अंग्रेजी भाषा को इस्टेब्लिश करना था तो उससे पहले इनको भारतीयों की जो ग्रंथ है, ठीक है, उनको भी मतलब क्या चीजें यहाँ पर है, ठीक है, अपना तो ये लाएंगे पहले, लेकिन उससे पहले ये यहाँ की चीजों को भी समझना चाहते थे। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया कि हिंदी में जो भारत में है उसको, वहाँ की शिक्षा को भी थोड़ा सा बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना करते हैं, और जहां पर अरबी और फारसी पढ़ाई जाएगी, ये उन्होंने क्या किया, निश्चित किया। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1791 में, ठीक है, 1791 में आपके जो जोनाथन डंकन है वो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो 1784 में हम आते हैं, तो 1784 में एक शख्स हैं विलियम जोन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, कहां पर, आपके कलकत्ता में। और इनके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती है जिसका नाम है एशियाटिक रिसर्चेस, ठीक है, जिसका एम क्या था, भारत के अतीत को जानना। क्लियर है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भागवत गीता जो है, ठीक है, भागवत गीता जो है, जो 1784 में अनुवादित की जाती है अंग्रेजी में, किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। उसके अलावा हितोपदेश, जो आपको पता है कि नारायण पंडित जी के द्वारा लिखी गई है, और 1787 में इसका भी ट्रांसलेट किया जाता है, किसमें, आपके इंग्लिश में। और कौन करते हैं, वो करते हैं चार्ल्स विल्किंस ही करते हैं। उसके बाद अभिज्ञान संकुलन का 1789 में विलियम जोन्स करते हैं। गीत गोविंद का करते हैं जयदेव, जिन्हें आप क्या कहते हैं, जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कौन करता है, गीत गोविंद का विलियम जोन्स करता है। मनुस्मृति 1792 में अंग्रेजों के द्वारा ट्रांसलेट की जाती है, जिसे द अकॉर्ड ऑफ जेंटुलॉज कहा जाता है, या इंस्टीट्यूट ऑफ द हिंदू लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो कहानी था, ठीक है, इतनी बात समझने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब जो एक शख्स आता है, ठीक है, जिसे हम जो आपका ब्रिटेन का था, और जिसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहें हम, ठीक है, कहा जाता है, तो वो शख्स है चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा हमको यहाँ पर क्या करना है, जाननी है बातें। कौन सा शख्स है, चार्ल्स ग्रांट। अब देखिए, चार्ल्स ग्रांट, अब देखेंगे इस चार्ल्स ग्रांट के बारे में। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि इसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, ठीक है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता इसे कहते हैं। इसने एक लेख दिया था, एक पत्रिका थी जिसका नाम था ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक प्रजा की सामाजिक स्थिति पर, ठीक है। तो इस लेख में, इस आर्टिकल के अंदर इसने क्या बात कही थी, ठीक है, भारतीयों के लिए, इसने भारतीयों के लिए एक बात कही थी। और वो क्या कही थी, वो कही थी कि भारतीय पतित हैं। क्या बोला था इसने, कि भारतीय क्या हैं, पतित हैं, भारतीय असभ्य हैं, भारतीय क्या हैं, असभ्य है, और इन भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी होगी, वह इनको अंग्रेजी शिक्षा देनी होगी। तो ये बात कही जाती है चार्ल्स ग्रांट के द्वारा। ये चीज आप लोगों को गांठ बांध देनी है कि ये चीज किसने कहा था, कि भारतीय पतित है, भारतीय असभ्य है, और इनको अंग्रेजी शिक्षा देनी होगी। क्लियर है। तो इतनी बात हो गई ये चीज। अब यहीं से
भारत में क्या होता है कि अंग्रेजी जो शिक्षा है उसका जो आप कहें कि उसका प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1800 में एक तिथि आप लोगों ने ध्यान रखनी है, वो है 1800 की, ठीक है। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली, क्या नाम है, लॉर्ड वेलेस्ली, इनके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। और ये स्थापना कब की जाती है? ये स्थापना की जाती है आपका 1802 में, ठीक है। 1800 में की जाती है, लेकिन 1802 में ये कॉलेज क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है 1813, ये बहुत इंपॉर्टेंट सन हो जाता है। ईसाई मिशनरियों को, जो ईसाई मिशनरी थे, उनको भारत आने की अनुमति मिल जाती है। उनको भारत आने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरी को भारत, या मतलब ये ईसाई मिशनरी क्यों आ रहे थे, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसलिए आ रहे थे क्योंकि इन्हें अंग्रेजी शिक्षा का और जो आपका ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार हमारे इंडिया में करना था। क्लियर है। तो अब आप लोगों से कई बार भी पूछा जाता है कि जो ये ईसाई मिशनरी थे, इनको अलग लिख लीजिएगा आप लोग, कौन कौन ये आए थे, ईसाई मिशनरी कौन कौन थे ये। ईसाई मिशनरी ये सबसे पहले आए थे कलकत्ता में, ठीक है। एक जगह है, कौन सी जगह है, सेरा मनूर। सेरा मनूर कलकत्ता में ये आते हैं। और कौन कौन आते हैं ये, इनके नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। एक है वार्ड, दूसरा है कैरे, और तीसरे है मार्समैन, ठीक है। ईसाई मिशनरी में सेरा मनूर नामक की जो जगह है कलकत्ता है, वहां पर आते हैं वार्ड, कैरे और मार्समैन, ठीक है। ये 3 लोग आते हैं, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1817 में, ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज की भी भारत में स्थापना होती है, ठीक है। और जो कहाँ खोला जाता है, जो खोला जाता है कलकत्ता में। और इसके जो संस्थापक रहते हैं, जो खोलते हैं इसे, वो है राजा राम मोहन राय, ठीक है। और सहयोग जो इनका करते हैं, इनके साथ जो इनकी मदद करते हैं, वो है डेविड हेयर। कौन है? डेविड हेयर। क्लियर है। तो इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। जहां पर आप लोगों को लगता है कि लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर आप लोग क्या करना, वहां पर आप लोग देख सकते, बोल तो मैं रही हूं, ठीक है, बोला जा रही है मेरे द्वारा, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए एक शख्स हुए, इसके बाद आप लोग देखना, इतनी सारी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक शख्स हैं जिनका नाम है ऑकलैंड। क्या नाम है? एक शख्स है जिनका नाम है ऑकलैंड। ऑकलैंड है। ऑकलैंड जो है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, वो था
अधोमुखी पूछा जा सकता है कि अधोमुखी निश्चयपंदन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? निश्चयपंदन, ठीक है। अधोमुखी निश्चयपंदन का ये सिद्धांत देते हैं और ये क्या कहते हैं, सुनना आप लोग। ये इसमें अपने इस सिद्धांत में कहते हैं, अपनी इस थ्योरी में कहते हैं कि अंग्रेजों आप लोग क्या करो कि उच्च वर्ग को शिक्षित करो। आप उच्च वर्ग कहें या वर्गों को शिक्षित करो निचला वर्ग खुद ही शिक्षित हो जाएगा। क्या बात कहते हैं ये, ठीक है। ऑकलैंड क्या कहते हैं, अधोमुखी निश्चयपंदन का ये सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं कि उच्च वर्गों को आप लोग शिक्षित कीजिए, निचला वर्ग क्या हो जाएगा, खुद ही शिक्षित हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी शानदार है, काफी मजा आएगा आपको। अब देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो आंग्ल पारस्य विवाद के बारे में, ठीक है। आंग्ल मतलब जो लोग आंग्लवादी में वो लोग आएंगे जो लोग अंग्रेजी शिक्षा को चाहते थे, और प्राच्यवादी में वो लोग आएंगे जो अरबी, संस्कृत और फारसी भाषा को चाहते थे कि भारत में यही भाषाएं रहे, ठीक है। तो देखिए, इसके भी दो गुट हुए। एक आप लोग क्या लिख सकते हैं, आंग्ल प्राच्यवादी विवाद। तो ये विवाद क्या था? ये विवाद कुछ ज्यादा नहीं था, ये बस इतना था कि एक साइड थे आंग्लवादी, ठीक है, और दूसरी तरफ थे प्राच्यवादी। क्लियर है? अब देखिए, आंग्लवादी और प्राच्यवादी क्या थे? आंग्लवादी वो थे जो भारत में चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा में, मतलब जो पढ़ाई लिखाई हो, प्रशासनिक कार्य हो, वो आंग्लवादी हो गए, ठीक है। और प्राच्यवादी कौन थे? जो अरबी और संस्कृत और फारसी भाषा का क्या करते थे? पक्ष ले रहे थे, अंग्रेजी भाषा। और एक साइड आप लोग लिखेंगे अरबी भाषा हो गई, प्लस आपकी संस्कृत भाषा हो गई, और प्लस आपकी फारसी भाषा हो गई। क्लियर है? अब आप लोग देखेंगे कि इसके समर्थक, अंग्रेजी भाषा के समर्थक जो था, सर प्रबल जो समर्थक था, वो मैकाले था, एलिफस्टन था, ठीक है, और उसके अलावा मुनरो था, ठीक है। मैकाले हो गया, एलिफस्टन हो गया और मुनरो हो गए, ये हो गए आंग्लवादी, ठीक है। और प्राच्यवादी में कौन थे? एक थे आपके प्रिंसे और दूसरे थे आपके H.H. विल्सन, ठीक है। तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे की देखिए आप लोग, आगे क्या क्या चीजें हैं, सारी कहानी, सारी चीजें आप लोगों के बीच रखूंगा मैं, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से आज मुझे लगता है कि 2 पार्ट में, ठीक है, आज और कल के, आज भी ये वीडियो आएगी और कल, आज भी यही चलेगा, और कल के सेशन जो रहेगा हमारा, उसमें ये इसका पार्ट 2 हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। और अब देखेंगे, ये सारा आंग्ल पारस्यवादी विवाद चल जाता है। अब देखिए, फाइनल जो डिसीजन देना था इसमें, वो देना था मैकाले को, ठीक है। अब देखिए, फाइनल डिसीजन क्या आता है, ध्यान से देखना आप लोग। फाइनल डिसीजन जो होता है वो कौन देता है? मैकाले देता है, ठीक है, जो कि क्या था, विधि सदस्य था, ठीक है। क्या था? एक विधि सदस्य था। और ये मैकाले 1835 में एक पत्र
भेजता है, जिसे आप स्मरण पत्र भी हम लोग कहते हैं, स्मरण पत्र ये भेजता है। और उस स्मरण पत्र में ये अपना जो उस टाइम पे बेंटिंग गवर्नर रहते हैं उनके लिए क्या क्या बातें लिखता है, ठीक है। तो ये अपना विजन उसमें बताता है कि क्यों अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो पहला फैक्ट, ठीक है, पहली बात जो ये कहता है वो क्या कहता है, एक एक बात चीज आप लोग ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी आप लोग वो मत बरतेंगे, यहाँ पर कोताही नहीं बरतेंगे। तो देखिए, चलिए पहली बात, ठीक है, पहली बात ये क्या कहता है यहां पर, ध्यान से सुनना, कि भारतीय साहित्य, ठीक है, भारतीय साहित्य प्लस अरबी साहित्य, भारतीय साहित्य और अरबी साहित्य जो है, अगर इन दोनों को पूरा मिला दिया जाए, इन दोनों का पूरा साहित्य मिला जाए, तो इससे ज्यादा यूरोप की, ध्यान से समझना, यूरोप की एक लाइब्रेरी के तगत का, एक लाइब्रेरी का तगत ज्यादा मूल्यवान होगा, ज्यादा मूल्यवान होगा। तो देखिए लॉर्ड मैकाले पहला तर्क क्या देता है, ठीक है, कि अपने स्मरण पत्र में ये जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उनको क्या बात कहता है कि साहब जो भारतीय साहित्य है और अरब साहित्य है, अगर इसको सारा का सारा मिलाया जाए और इसकी जो तुलना है, ठीक है, इसकी तुलना अगर यूरोप में एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी की एक तगत, मतलब एक जो रेक टाइप का होता है, उसमें पड़ी जो पुस्तक है उससे इसका क्या है, मूल्य कम है, इससे ज्यादा मूल्यवान तो वो तगत है। पहला तर्क ये देता है। अब देखिए दूसरा तर्क क्या देता है, दूसरा तर्क भी आप लोग देखेंगे। दूसरा तर्क क्या देता है, दूसरा तर्क ये देता है, ये कहता है कि मैं एक ऐसे भारतीय को तैयार करना चाहता हूं, मैं एक ऐसे भारतीय को तैयार करना चाहता हूं जो भले भारतीय हो, जो भले भारतीय हो, रूप रंग व रक्त से परंतु उसकी प्रवृत्ति, उसके विचार और उसकी बुद्धि क्या हो, अंग्रेजी हो। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो दूसरा तर्क ये क्या देता है कि मैं एक ऐसे भारतीय को तैयार करना चाहता हूं कि जो क्या हो, भले भारतीय हो, रूप रंग रक्त से वो भारतीय हो, लेकिन बट उसकी जो प्रवृत्ति हो, उसके विचार जो हो और उसकी वृद्धि जो हो, जो बुद्धि हो, वो क्या हो, अंग्रेजी। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसी मैं क्या करता हूं, अपेक्षा करता हूं, ठीक है। तो फाइनली इस सारी बातों से, इन ठोस कारणों से क्या हो जाता है, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल रहता है भारत का, क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो क्या हो जाता है, काफी इंप्रेस हो जाता है इन चीजों से, इस पत्र से, इस लेटर से, और ये फाइनली क्या कर देता है, 7 मार्च 1835 को, ठीक है, 7 मार्च 1835 को ये घोषणा कर लेता है कि जो भारतीयों में उच्च शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, जो उच्च शिक्षा होगी उसका माध्यम क्या होगा, उसका माध्यम अंग्रेजी होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या कहता है, दूसरी बात, जो भी भारत में प्रशासकीय कार्य किया जाएगा, जो भी भारत में क्या किया जाएगा, प्रशासकीय कार्य किया जाएगा, वो सारा का सारा कौन सी भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा।
क्लियर है? तो अब इतनी कहानी हो गई है। इसके जो आगे की कहानी है वो हमारा जो कल का लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम थोड़ा आप लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्या करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे भाई। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, भले हमें आज का दिन लगे, कल का दिन इसी भारतीय शिक्षा के विकास में लगे, परसों का दिन भी लगे, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन और लगे, लेकिन आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बना ले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम इस पॉलिटी को, मैं ये क्लास तभी बंद करूंगा जब तक आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी जो है, जो आप लोगों को दी गई है सिलेबस में, वो आपकी कंप्लीट नहीं होती। इस यूके ट्रिपल एससी का सबसे बड़ा एग्जाम जो ये सिलेबस इन्होंने इंक्लूड किया है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी काफी पार्ट्स आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो बाकी जय हो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने कल के लेक्चर में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।